स्टेम का आइडेंटिफाई करना, मोनोकोट और डाइकोट का। डाइकोट स्टेम में जब आप चेक करोगे ना, तो आपको वहां पे रिंग अरेंजमेंट दिखाई देगा वेस्कुलर बंडल्स का। वेस्कुलर बंडल्स का रिंग्स दिखाई देगा। बट अगर आप लोग मोनोकोट का चेक करोगे, मोनोकोट का स्टेम देखोगे, तो उसके अंदर आपको स्कैटर्ड दिखाई देंगी चीजें। और स्कैटर्ड भी किस वे में होता है? पेरीफेरी पे बहुत सारे होते हैं, सेंटर में कम होता है, और सेंटर वालों का साइज थोड़ा बड़ा होता है एज कम्पेयर टू द साइड वन वाले, पेरीफेरी वाले। बस वो चार डायग्राम अपने माइंड में रखना, उसी से कंपेयर कर करके आप बता देना। एंड प्रैक्टिकल के बिल्कुल टेंशन ना, तो टीचर्स बता देते हैं सब कुछ, क्योंकि सेम ही स्लाइड्स आपसे पहले वाले बच्चों को दिखाई जाती है, सेम ही स्लाइड्स आप लोगों को दिखाई जाएंगी। वही बच्चे रिपीटिव आंसर करते रहते। प्रैक्टिकल की कभी टेंशन नहीं लेनी। सिर्फ इतना याद रखो, प्रैक्टिकल में जो वाइवा पूछा जाता है ना, उस वाइवा के लिए अच्छे से अपना एनसीईआरटी पढ़ के जाना। बाकी जो चीजें कराते हैं माइक्रोस्कोप वगैरह में, ये तो सब ऐसी कैजुअली होती है। हमने सबसे इम्पोर्टेंट वाइवा होता है। हमारे स्कूल में से वाइवा नहीं लेते, बस यही प्रैक्टिकल लिखवाएंगे और ये स्पॉटिंग कराएंगे और हो जाएगा, वाइवा वगैरह नहीं लेते। हाँ, तो अगर वाइवा नहीं ले तो फिर तो टेंशन की बात ही नहीं है। कुछ नहीं होता फिर तो इसमें, फिर तो बहुत सिंपल है भाई। ये स्लाइड्स वगैरह कराता है, इम्पोर्टेंट तो सबसे ज्यादा वाइवा ही होता है। मेरे स्कूल के टाइम पे ना, जब मेरा 11th का प्रैक्टिकल था, तो हमारे में प्रोजेक्ट्स बनवाते थे। आपके में प्रोजेक्ट्स वगैरह भी बनवाते हैं? फाइल वगैरह बनवा। नहीं, मेरे में फाइल प्रोजेक्ट भी बनवाते हैं, यस मैम, बनाया मॉडल मैंने आज वगैरह ही बनाया है। और वो मॉडल भी ना लाइक बहुत बड़े साइज का बोलते थे बनाने को, और एकदम ना 3D टाइप से बनाना होता था। तो मैंने क्या किया था, मैंने माइटोसिस की फेजेस पे बनाया था, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। उन फेजेस को 3D करके बनाया था। उसके अंदर पूरा ना स्पाइंडल्स, क्रोमोसोम्स वगैरह बना के, सेंट्रियोमेर्स बना के, ऐसे स्पाइंडल फाइबर्स बना के। ये, हमारे में ये होता था। एंड वाइवा भी होता था, आप जिस टॉपिक पे आपने अपना मॉडल बनाया है, सेम टॉपिक पे आपका वाइवा होता था फिर। हम ऐसा बस 12th में होता है। आई गेस 11th में भी होना चाहिए बच्चों का वाइवा, सो दैट आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि 12th में तो देना ही है। एंड बच्चे इस बहाने टॉपिक्स पे रिवाइज करके आ जाते हैं। और अगर वाइवा नहीं है तो फिर तो टेंशन ही, मतलब फिर तो सब हो जाएगा ऐसे ही। मैम 12th में वाइवा लेने के लिए दूसरे स्कूल से टीचर्स आते हैं ना। हाँ, दूसरे स्कूल से टीचर्स आते हैं। और किस किस का है प्रैक्टिकल कल? अच्छा, आप लोगों का एग्जाम 20 से है ना? हम 20, यस मैम 20। यस मैम। 20 से है। तो क्लासेस कब तक लोगे आप लोग फिर? हम बस 2 सैटरडे, दिन। हम्म। सैटरडे तक। उसके बाद क्लासेस नहीं लोगे? किसी टीचर ने बताया आपको कि छुट्टियां वगैरह होंगी या नहीं होंगी? मैम खुशबू मैम बोल रही थी कि ना, जैसे कि जिसका एग्जाम होगा उससे पहले ना उसी सब्जेक्ट की क्लासेस होंगी, बट क्लासेस होंगी। अच्छा, मतलब सब्जेक्ट वाइज। और आपका बायो का एग्जाम 22 में बता रहे थे ना, या फिर शायद 8 अक्टूबर बता रहे थे कुछ मैम बच्चे? 9 अक्टूबर। 9 अक्टूबर सबका, 9 अक्टूबर में ना, फिर मैं उसी अकॉर्डिंग क्लासेस प्लान करूंगी आप लोगों का। बिकॉज यस मैम। टीचर्स का इवेंट है, तो मैं आप लोगों का 4th ऑफ अक्टूबर, 4th ऑफ अक्टूबर के बाद, हाँ बेटा 9 में आपका एग्जाम है, और 8 अक्टूबर तक तो मैं आऊंगी रिटर्न। उससे पहले और किस सब्जेक्ट का एग्जाम है? मैम 26 अक्टूबर तक है बाकी सब्जेक्ट के एग्जाम्स, और फिर बीच में फिजिकल एजुकेशन का होगा। काफी ज्यादा ही लंबे जा रहे हैं एग्जाम। चलो हम इसलिए केमिस्ट्री के पेपर में छुट्टी नहीं दी ना, फिजिक्स के डायरेक्ट बाद ही केमिस्ट्री का पेपर यस है। मैम 25 को फिजिक्स का और 26 को केमिस्ट्री का है। 25 अक्टूबर। नहीं नहीं, इसी और सितंबर में। सितंबर। तो फिर तो इट मीन बायो का ही सबसे ज्यादा लेट है। यस मैम वो 23 को था, बट वो ना पोस्टपोन्ड हो गया एग्जाम, क्योंकि कुछ स्कूल्स में यूपीएससी का एग्जाम था, इस वजह से। ओके, कोई बात नहीं, देख लेंगे। वैसे भी हमारा तो बायो का सिलेबस तो काफी सॉर्टेड चल ही रहा है, हमें तो टेंशन लेनी ही नहीं है। पढ़ ले अब कुछ थोड़ा सा।
मैम कल जो लिंक आया था ना उससे मैम ज्वाइन नहीं हो रही थी। हाँ बेटा, कल क्लास नहीं थी मेरी, और मैंने उनको बोला बेटा लिंक मत शेयर करना। एंड आई थॉट कि आपके साथ ना मेरी क्लास 7 PM होती है। नहीं 7 PM नहीं, मैंने आप लोग आपके साथ 7 PM ही होती है ना। 8:30 सोचा मैंने आपके साथ 8:30। मैंने 7 PM पे क्या किया ना, उसमें 12th वाले ग्रुप में मैसेज कर दिया कि बच्चों आज क्लास नहीं होगी। मुझे लगा आप लोगों की, तो फिर मैंने सोचा कि आप लोगों की क्लास में ले लूंगी 8:30। लेकिन आप लोगों की क्लास थी 7 PM, और मैंने क्या किया 8:30 में आपके लिंक पे ज्वाइन करके बैठी, मैं सोच रही हूँ बच्चे ही नहीं आ रहे हैं। फिर मैंने वापस से चेक किया, अरे ये तो गड़बड़ हो गया। टाइम टेबल आज मैंने अपोजिट सोच लिया थोड़ा, वो हुआ। क्लास थी 8:30 ट्वेल्थ वालों को मैंने 7 बजे मैसेज कर दिया, उनका ये सोच के कि उनकी 7 बजे मैसेज है कि क्लास नहीं है आज आप लोगों का। एंड 8:30 में आप लोगों के लिए ज्वाइन करके बैठ गई कि आज बच्चों को पढ़ाए। ये हुआ कल। चलो जल्दी से ना एनिमल किंगडम हम लोग रिवाइज कर लें। मैम फोटोसिंथेसिस में डाउट है, बोले चलो फोटोसिंथेसिस के डाउट बताओ आप, बिकॉज आज हो गया आपका थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। हाँ, फिर सैटरडे में रिवीजन क्लास होगा, फ्राइडे तो हमारी क्लास होती नहीं है आपके साथ। यस मैम। बताओ डाउट। देखो, आप लोगों का जो लाइक पेपर आएगा फोटोसिंथेसिस एंड हाइब्रिड, ठीक है आप अपने डाउट्स बताओ, फिर मैं अपनी साइड से कुछ क्वेश्चंस करूँ। यस मैम, C3 साइकिल और C4 साइकिल में डाउट आ रहा है। जो आपने करवाया है और जो एनसीईआरटी में साइकिल्स दे रखे हैं उसे कंपेयर नहीं कर पा रही मैं। जो मैंने कराया है और जो एनसीईआरटी ने जो एग्जैक्ट डायग्राम्स दे रखे हैं उसमें ना, यस मैम। ठीक है मैं आपको एनसीईआरटी के डायग्राम्स। और एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चंस भी पूछ रखे हैं, उसके आंसर्स नहीं मिल रहे मुझे। ठीक है मैं वही करा रही हूँ, 1 मिनट रुको, एनसीईआरटी शो कर ले। बाकी बच्चे भी ध्यान से समझना, फोटोसिंथेसिस के हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं, मतलब कुछ क्वेश्चंस भी ट्राई करेंगे करने का, एंड आप लोगों के डाउट्स लेंगे। फोटोसिंथेसिस का एनसीईआरटी, लेट मी फाइंड। मैम आप 22 अक्टूबर को आ रहे हो ना? कहाँ? मैम ऑफलाइन मेजर टेस्ट। मेजर टेस्ट 17 को है ना? मैम 22 अक्टूबर को हुआ है। आज 22 अक्टूबर को कर दिया? नहीं मैम, कल तो 12th वालों का है ना, अभी टेस्टिंग प्लानर शेयर हुआ था ग्रुप में, उसके अंदर दे रखे हैं ऑफलाइन टेस्ट। ओके, नहीं उसको टेंटेटिव मान के चलना, आई मीन फिक्स मत मान के चलना, अभी मुझे लगता नहीं 22 अक्टूबर में होगा। मैम अगर हुआ तो आगे हाँ अगर होगा तो मैं डोंट वरी। ये साइकिल ना सुहानी। यस मैम। और C4 साइकिल। अच्छा ये तो C3 है। बता, इस पे 2 क्वेश्चन आएंगे इस वाले पेपर में। इसी साइकिल पे बहुत क्वेश्चन आता है बेटा। साइकिल पे पता है कैसे क्वेश्चन आता है इस पे? कहीं पे भी इसमें ABCD बना के लिख देंगे। क्लियरली दिख रहा है ना आप लोगों को ये? लेट्स सपोज फिक्सेशन स्टेप है, इस पे A लिख देंगे, C4 एसिड है, यहाँ पे B लिख देंगे, यहाँ पे C लिख देंगे, ऐसे करके बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पे। इसमें डाउट क्या है बेटा? मैम इसमें कार्बोक्सिलेशन कहाँ पे हो रहा है? देखो, सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि C4 साइकिल में मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया था। C4 साइकिल में हमने ये देखा था कि हमारे पास जो पेप होता है, फोस्फोइनोल पाइरुवेट, किसके साथ रिएक्ट करता है? CO2 के साथ रिएक्ट करता है, नहीं करता है? यस मैम। CO2 के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड।
यस मैम। कितने कार्बन कंपाउंड होता है ये? 4 कार्बन। कार्बन कंपाउंड ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से ही क्या बन जाता है फिर? मैलिक एसिड। मैलिक एसिड बन जाता है। ठीक है, अब आप ध्यान से समझना, ये बोल रहे हैं कि सबसे पहले हमारा मेसोफिल सेल्स में क्या होता है, जो एटमॉस्फेरिक CO2 होता है वो मेसोफिल सेल्स के अंदर आके बाइकार्बोनेट आयन में कन्वर्ट हो जाता है। इन्होंने इसको बाइकार्बोनेट में लिखा है। और दिस इज फोस्फोइनोल पायरेट। फोस्फोइनोल पायरेट इज योर पेप। पेप HCO3 के साथ कंबाइन होके क्या कर रहा है, फिक्सेशन कर रहा है। फिक्सेशन का मतलब क्या होता है, CO2 फिक्सेशन, CO2 का एडिशन। CO2 फिक्स हो गया, क्या बन रहा है, C4 एसिड बन रहा है। विच इज C4 एसिड? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। एंड यही ऑक्सैलो एसिटिक एसिड मेसोफिल सेल से ट्रांसपोर्ट होके कहाँ आ रहा है, बंडल शीथ सेल्स में आ रहा है। बंडल शीथ सेल्स में आके किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, मेलिक एसिड में कन्वर्ट हो जा रहा है। फिर मेलिक एसिड के अंदर से आपका क्या हो रहा है, डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, जिसमें से एक CO2 निकल रहा है, C3 एसिड। कौन सा C3 एसिड बन रहा है? विच वन C3 एसिड? बताओ। पायरुविक एसिड। एंड पायरुविक एसिड ट्रांसपोर्ट हो रहा है रीजनरेशन से, फिर वापस क्या बना ले रहा है, फॉस्फोइनोल पायरेट। ग्लाइकोलाइसिस वाला स्टेप याद है? यस मैम। ग्लाइकोलाइसिस वाले स्टेप में PP फॉस्फोइनोल पायरेट से क्या बनता था, पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड बनता था। तो सेम स्टेप यहीं पे तो हो रहा है। 4 कार्बन में से एक कार्बन रिलीज हो रही है, 3 कार्बन पायरुविक एसिड बन रहा है। यही पायरुविक एसिड का ट्रांसपोर्ट बैक कहाँ पे, C3 में। वही C3 से वापस रीजनरेट करके क्या बन रहा है, फॉस्फोइनोल पायरेट बन रहा है, पेप बन रहा है। मैम C3 एसिड को पायरुविक एसिड बोलते हैं। C3 एसिड को पायरुविक एसिड बोल दो। C4 एसिड ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, फिर ट्रांसपोर्ट होके वो आपका मेलिक एसिड, या फिर मेलिक एसिड ना लिखना चाहिए। C4 को भी कभी किसी भी एग्जाम में नहीं पूछेंगे कि C4 एसिड क्या है, बिकॉज C4 एसिड आपका ऑक्सैलो एसिटिक एसिड भी हो सकता है, मेलिक एसिड भी हो सकता है। इन्होंने पता है एग्जैक्टली एसिड्स का नाम क्यों नहीं लिख के दिया, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, जिसमें से आप लोग देखो मैंने आप लोगों को ज्यादा स्टेप लिखवाया है एज कम्पेयर टू दिस डायग्राम। ये Yes, काफी सारे स्टेप्स होता है, लेकिन इन्होंने सारे स्टेप्स नहीं लिख के दिए। इन्होंने सिंपल प्रोसेस बताया है कि सबसे पहले कार्बन फिक्सेशन होता है, फिर डीकार्बोक्सिलेशन होता है, देन रीजनरेशन हो जाता है। इन्होंने 3 स्टेप में डायरेक्टली ये चीज बताया। सेम आपने C3 साइकिल में देखा होगा। C3 साइकिल में मैंने आप लोगों को ज्यादा स्टेप्स बताए हैं, इन्होंने कम स्टेप्स लिख के दिए हैं। मैम अगर क्वेश्चन आएगा कि कार्बोक्सिलेशन जो होता है C4 साइकिल में, तो वो हमारे मेसोफिल सेल्स में होगा। मेसोफिल सेल्स में ही हो रहा है एग्जैक्टली। एंड डीकार्बोक्सिलेशन किस में हो रहा है, बंडल शीथ सेल्स में हो रहा है। एंड रीजनरेशन वापस मेसोफिल सेल्स में हो रहा है, क्योंकि डीकार्बोक्सिलेशन बंडल शीथ सेल्स में हो रहा है। ये यहाँ से जो CO2 निकलेगा ना, ये CO2 जाके आपका किस में जा रहा है, C3 साइकिल में जाके एंटर हो जाएगा, बंडल शीथ सेल्स में। C3 साइकिल के अंदर एंटर होगा CO2 और यहाँ पे C3 साइकिल रन होगी। इसीलिए आप लोगों को एक चीज याद होगी, मैंने आप लोगों को इसका फॉर्मूला क्या लिखवाया था, C3 का इसका फॉर्मूला क्या था, 5 to 1। 5 to 1 का मतलब क्या है कि 3 to 1, ये तो एज इट इज किसका है, C3 साइकिल में। जो यहाँ पे C3 साइकिल में हो ना, ये 3 to 1 एक्स्ट्रा। इस वाली साइकिल में C4 साइकिल में सिर्फ 2 ATPs का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए हमने इसको क्या कर दिया, 5 to 1 फॉर्मूला बना दिया था। C3 साइकिल भी होती है, C4 साइकिल भी होती है, दोनों साइकिल्स रन होती है यहाँ पे। सिर्फ इस C4 साइकिल के अंदर 3 to 1 नहीं बनते, इसके अंदर आपके 5 to 1 बनता है, दोनों को कंबाइन करके। अगर सिर्फ, हाँ हाँ बोलो बोलो। C3 साइकिल्स में एक स्टेप ज्यादा होता है, उसी को C4 साइकिल बोलते हैं। सबके अंदर नहीं होता ना, लेकिन C4 किसके अंदर होगा, जिसके अंदर क्रैंच एनाटॉमी प्रेजेंट होगा, सिर्फ उनके अंदर होगा। सभी C3 सबके अंदर होगा, कैसी भी प्लांट्स हो, लेकिन वो प्लांट जिनके अंदर क्रैंच एनाटॉमी है उनके अंदर एक एक्स्ट्रा स्टेप ऐड हो जाएगा, विच इज C4 साइकिल। मैम C3 साइकिल वाला भी बता दो। देखो C3 साइकिल वाला भी,
रिकैप करो, क्या बताया था मैंने आपको C3 साइकिल में? आपके पास RuBP है, किसके साथ कंबाइन होता है? CO2 के साथ कंबाइन होता है। RuBP इज हाउ मेनी कार्बन कंपाउंड? 5 5 कार्बन कंपाउंड। 5 कार्बन के साथ एक कार्बन कंपाउंड ऐड होता है तो 6 कार्बन हो गए। 6 कार्बन की जगह पे 2 हमारे पास PGA बन के आता है, फोस्फोग्लिसरेट। तो यहाँ पे क्या हुआ स्टेप? कार्बोक्सिलेशन हुआ, एटमॉस्फेयर से CO2 आया, कंबाइन हुआ, कार्बोक्सिलेशन से क्या बना? 3 PGA बना। फिर यही 3 PGA क्या कर रहा है? अपने अंदर रिडक्शन करके ट्रायोस फोस्फेट बना दे रहा है। मैंने आप लोगों को क्या लिखवाया था? 2 PGA से क्या बनता है? मतलब 2 मॉलिक्यूल्स हैं, 2 मॉलिक्यूल्स। 3 PGA का मतलब समझते हो? थर्ड पोजीशन पे फोस्फेट ग्रुप। ग्लाइकोलाइसिस में बताया था ना कि 3 का मतलब क्या होता है? 3 कंपाउंड्स थी, थर्ड पोजीशन पे फोस्फेट ग्रुप। मॉलिक्यूल्स 2 है बनेंगे PGA के, क्योंकि PGA इज अ 3 कार्बन कंपाउंड, यस मैम। है ना? तो 6 कार्बन थे टोटल, तो हमारे पास 3 कार्बन के 2 कंपाउंड बनेंगे। 2 PGA से क्या बन रहा है? फिर 3 PGA से क्या बनेगा आगे? साइकिल खोलो, चेक करो। RuBP प्लस CO2 से बनता है 2 फोस्फोग्लिसरेट एंड फर्दर ब्रेक डाउन इनटू, अरे स्टेप्स नहीं याद रह रहे हैं? डायरेक्टली याद कर लो, ट्रायोस फोस्फेट बनेगा, सिंपली याद कर लो, ट्रायोस फोस्फेट, जिसके अंदर आपका रिडक्शन होगा। व्हाट इज रिडक्शन? स्टेप ध्यान से देखना है यहाँ पे। ATP प्लस NADPH, यहाँ से H निकल के जा रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है या नहीं हो रहा है? यस मैम। और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन। एंड यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। ट्रायोस फोस्फेट इज हाउ मेनी कार्बन कंपाउंड? 3 कार्बन। 3 कार्बन कार्बन वाले मेरे पास 2 कंपाउंड है। हर एक स्टेप में एक कार्बन यहाँ से निकल जाएगा एंड वापस से रीजनरेशन से आपको राइबोलेज मतलब RuBP में निकल के बन जाएगा। एक साइकिल में एक कार्बन निकलेगा, तो टोटल 6 साइकिल्स में कितने कार्बन निकल के आएंगे? 6 कार्बन। तभी तो हमारे पास स्टार्च या ग्लूकोज बन के आएगा, C6H12O6। बिकॉज एक साइकिल में सिर्फ एक कार्बन फिक्स हो रही है, इसीलिए हम लोगों ने जो फॉर्मूला लिखा था 3 to 1, तो इसमें क्या लिखा था? 1 CO2। एक CO2 फिक्सेशन से आपको 3 ATP यूज करने पड़ेंगे, 2 NADPH। और मेरे को क्या करना है? फॉर्मूला क्या होता है? 6 CO2 प्लस 6H2O, उससे बनता है ना C6H12O6। 6 CO2 लेने पड़ेंगे, तो इसका मतलब इस साइकिल को कितनी बार रन कराना पड़ेगा? 6 टाइम। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनवाना है, तो लेट्स सपोज आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले, 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनवाने के लिए हाउ मेनी ATP रिक्वायर्ड? हाउ मेनी ATP? 6 3 जा 18 ATP, यस मैम। था ना ये स्टेप? तो सिंपल ऐसे याद रख लो। राइबोलोज 1,5-बाइफॉस्फेट, RuBP से PGA से ट्रायोस फोस्फेट एंड देन रीजनरेशन करके वापस। तो 3 स्टेप हो रहे हैं यहाँ पे भी, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, रीजनरेशन। C4 में कार्बन फिक्सेशन या फिर कार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन एंड रीजनरेशन। इसीलिए हम बोलते हैं C4 प्लांट्स के अंदर कभी फोटो रेस्पिरेशन नहीं हो सकता। C4 प्लांट्स आर मोर इफिशिएंट क्योंकि उनके अंदर हमेशा CO2 निकलता रहता है। RuBP यस मैम। कौन सा एंजाइम होता है? रुबिस्को कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज, दोनों प्रॉपर्टी शो करता है। तो ये वाले C3 प्लांट फोटो रेस्पिरेशन दिखा सकता है, C4 प्लांट फोटो रेस्पिरेशन नहीं दिखा सकते क्योंकि उनके पास CO2 की कमी ही नहीं होगी कभी भी, यस मैम। क्योंकि उनके अंदर तो उन्हीं के स्टेप में CO2 निकल रहा है, तो कहीं भी कमी हो ही नहीं सकती वहां पे। फोटो रेस्पिरेशन इज अ वेस्टफुल प्रोसेस ना, जिसमें एक 3 कार्बन और एक 2 कार्बन कंपाउंड बन जाता है। मैम फोटो रेस्पिरेशन में एक क्वेश्चन है, जो बताओ। एनसीईआरटी की लाइन है वो दिखा दे एक बार स्लाइड। यही वाला पेज, यस मैम, लास्ट की थर्ड लाइन। ये बेस्ड ऑन अबव डिस्कशन।
मैम इन एडिशन दीज प्लांट शो टॉलरेंस ऑफ हायर टेम्परेचर, तो हायर टेम्परेचर क्यों दिखाती हैं? देखो लाइन तो मेरे को आपकी मिले नहीं किधर है यहाँ पे। हाई टेम अच्छा ये वाला ये रहेगा। इन एडिशन दीज प्लांट शो टॉलरेंस टू हाई टेम्परेचर, ये हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं इजिली। अब हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर रहा है तो इट मींस ये वाले प्लांट्स कैसे एरियाज में पाए जा रहे होंगे? डेजर्ट। हाई टेम्परेचर का मतलब क्या होता है? गर्मी ना ज्यादा। डेजर्ट्स वाले एरिया में क्या रहता है? टेम्परेचर ऑब्वियसली हाई रहता है वहां पे हमेशा। यस मैम। तो उस Yes, हाई ma'am. टेम्परेचर के अंदर भी ये प्लांट्स क्या कर रहे हैं? आपका फोटो रेस्पिरेशन कर पा रहे हैं। फोटो रेस्पिरेशन क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि इनका रुबिस्को जो एंजाइम है वो कैसे बिहेव कर रहा है? ऑक्सीजनेज की तरह बिहेव कर रहा है। बिकॉज वहां पे जो CO2 की कॉन्सेंट्रेशन है वो कम रहती है। CO2 की कॉन्सेंट्रेशन वहां पे कम है एंड इन प्लांट्स ऑक्सीजनेज की तरह ये हमेशा बिहेव करेंगे। ऑक्सीजनेज की तरह बिहेव कर रहा है तो इनके अंदर से ना कॉन्टिन्यूसली वाटर प्रोडक्शन होगा किस स्टेप में, जिसकी वजह से इनके पास कैपेबिलिटी हो जाती है कि हाई से हाई टेम्परेचर को भी टॉलरेट कर सकता है। जैसे हमारे पास C4 प्लांट्स है। C4 प्लांट्स के अंदर भी सेम स्टेप्स थे ना कि वो किसी भी हार्ड से हार्श कंडीशन में भी रह सकता है, लेकिन वो टेम्परेचर कैसा टॉलरेट करते थे? क्या वो हाई टेम्परेचर टॉलरेट कर पाते थे? नहीं कर पाते थे। यस मैम। नहीं कर पाते थे ना। लाइन पढ़ो अच्छे से। बाकी लोग प्रियंका, पीयूष, लक्ष्य क्या कर रहे हो भाई? थोड़ा सा इंटरेक्शन दिखाओ, आप लोगों का भी रिवाइज हो जाएगा इस बहाने। मैम फिर हम ये कह सकते हैं कि इसमें हमारा फोटो रेस्पिरेशन हो रहा है। फोटो रेस्पिरेशन किस प्लांट के अंदर होगा? फोटो रेस्पिरेशन सिर्फ देखो, फोटो रेस्पिरेशन कुछ नहीं है। सिंपल ये चीज समझ के चलो आप कि हमारे पास क्या है ना, सारी जो चीजें है ना वो कंट्रोल कौन कर रहा है? रुबिस्को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, बिकॉज रुबिस्को क्या करता है? डुअल फंक्शन दिखाता है। या तो कार्बोक्सिलेज की तरह वर्क करेगा या फिर इट विल बिहेव एज ऑक्सीजनेज। ऑक्सीजनेज। ठीक है, अब डिपेंड कैसे करेगा? कैसे हम डिसाइड करेंगे कि आपका जो रुबिस्को है ये कार्बोक्सिलेज की तरह बिहेव करेगा ऑक्सीजनेज की तरह? ये डिपेंड करेगा कि कॉन्सेंट्रेशन किसकी ज्यादा है। CO2 की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, O2 की कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो ये कार्बोक्सिलेज की तरह बिहेव कर जाएगा। कार्बोक्सिलेज की तरह बिहेव करेगा तो ये RUBP में किसको ऐड करा देगा? CO2 को ऐड करा देगा। 5 कार्बन कंपाउंड में CO2 ऐड होगी तो एक 6 कार्बन कंपाउंड बन जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास CO2 की कॉन्सेंट्रेशन कम है, O2 की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, उस केस में ये कार्बोक्सिलेज की तरफ वर्क नहीं कर पाएगा। ये क्या करेगा? ऑक्सीजनेज की तरह वर्क करेगा। तो ये आपका RUBP में ऑक्सीजन ऐड कराएगा। अब देखो ना, एक 5 कार्बन कंपाउंड है, 5 कार्बन कंपाउंड से मैं 2 3 कार्बन वाले कंपाउंड भी नहीं बनवा सकती हूँ? नहीं बनवा सकती हूँ ना। तो यहाँ पे क्या बन जाता है? एक 3 कार्बन कंपाउंड बन जाता है, एक 2 कार्बन कंपाउंड बन जाता है, जो कि हमारे लिए कोई यूजफुल नहीं होते, जो हमें आगे जाके कोई कोई ग्लूकोज का फॉर्मेशन नहीं करके देते। इस प्रोसेस को जब रुबिस्को ऑक्सीजनेज की तरह वर्क करेगा, जिस एनवायरमेंट में ऑक्सीजनेज की तरह वर्क करेगा, कौन से एनवायरमेंट में? जहां पे CO2 की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी, O2 की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी, उसी प्रोसेस को हम फोटो रेस्पिरेशन बोलते हैं। सिंपल ये होता है। C4 प्लांट फोटो रेस्पिरेशन नहीं करा पाते बिकॉज उनके अंदर एक इंटरनली CO2 प्रोड्यूस होता रहता है, जिसकी वजह से CO2 की कमी कभी होगी ही नहीं। C4 जो C3 प्लांट्स होता है वो फोटो रेस्पिरेशन करा सकता है डिपेंडिंग अपॉन देयर एनवायरमेंट, वो कैसे एनवायरमेंट में रह रहे हैं। मैम जो डेजर्ट्स वाले प्लांट होते हैं फिर उनमें जो
स्टार्च होता है C6H12O6, वो कम रिलीज होता होगा फोटो रेस्पिरेशन की वजह से। फोटो रेस्पिरेशन में तो होता ही नहीं है वो रिलीज, बहुत ही माइनर होता है, बहुत माइनर अमाउंट पे। इसीलिए आपने कभी डेजर्ट्स वाले एरियाज के ऊपर फ्रूट्स या फिर फ्लावर्स या फिर उनकी ग्रीन ग्रीन लीव्स देखी है कभी, जो डेजर्ट्स वाले एरिया में पाए जाते हैं plants? नहीं देखी होंगी ना, क्योंकि नहीं होता वहां पे। लेकिन कंपैरेटिवली डेजर्ट वाले एरिया में अगर आप एक चीज नोटिस करोगे, डेजर्ट वाले एरिया में क्या होता है आपका, मतलब जैसे राजस्थान वगैरह हो गया, लाइट ज्यादा रहती है, लाइट इंटेंसिटी हाई होती है, और फोटोसिंथेसिस में हम पढ़ते हैं जितना ज्यादा लाइट इंटेंसिटी हाई होगी उतना ही ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा, उतना ही ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा उतना ही ज्यादा फूड का प्रोडक्शन होना चाहिए। यस मैम। तो यहाँ पे लाइट से अब हम लोगों को एक चीज क्लियर है कि लाइट जो होती है सिर्फ और सिर्फ एटीपी एनएडीपीएच बनवाती है, ग्लूकोज नहीं बनवाती ना, नो मैम। ग्लूकोज नहीं बनवाती। तो इसके लिए यहाँ पे इनके पास एटीपी एनएडीपीएच ये सारी चीजें बन जाती है, लेकिन प्रॉपर अमाउंट में ग्लूकोज नहीं बन पाता। इसीलिए इनके पास प्रॉपर अमाउंट में फ्लावर, इनके जो स्टेम्स है जैसे नॉर्मल एरियाज में पाए जाते हैं, ऐसे प्लांट्स नहीं पाए जाते। सर्वाइव कर जाते हैं लेकिन प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाते अच्छे से। यस मैम। और बताओ। मैम फिगर 13.10 बता दो। फिगर 13 पॉइंट, आपने चार्ट सेक्शन में 10 लिखा, 10 या 8? बताओ सृष्टि। 10 ना, अच्छा 10 वाला देखो। अभी जो मैं लाइट वाली चीज बता रही थी सुहानी को, कि भाई हमारे डेजर्ट वाले एरिया में तो लाइट ज्यादा रहती है, लाइट ज्यादा रहती है तो फोटोसिंथेसिस का रेट भी हाई होना चाहिए, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए हमको ज्यादा लाइट चाहिए, जितनी ज्यादा लाइट ट्रैप होगी उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होते रहेंगे और उतना ही एटीपी एनएडीपीएच बनता रहेगा। ये स्टेप तो पढ़ा है ना हमने, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। इस स्टेप में देखो क्या बता रहे हैं, एक्स एक्सिस पे इन्होंने लाइट इंटेंसिटी लिखा हो, वाई एक्सिस पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। जैसे जैसे आप लोग लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाते जा रहे हो, ऐसे ऐसे आपका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ता जा रहा है। यस मैम। बट एक पॉइंट ऐसा आ गया है जिस पॉइंट के बाद आप लोग लाइट इंटेंसिटी तो बढ़ा रहे हो, लेकिन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस आगे ऐसे जाना चाहिए था ना, ये जैसे अब तक गया, लेकिन ये नहीं गया, आगे नहीं बढ़ा, बिकॉज लाइट इज अ लिमिटिंग फैक्टर, कि एक पर्टिकुलर अमाउंट तक ही आपकी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होगा, अगर इससे ज्यादा इंटेंसिटी आप बढ़ाओगे कांस्टेंट रह जाएगा। ओके मैम। ये ग्राफ आपको शो करता है। आप लोगों को अगर इसका एनसीईआरटी करना है ना, लाइन टू लाइन एकदम वर्ड टू वर्ड, मैं आप लोगों को एक वीडियो शेयर कर दूंगी, आप वहां से पूरा एनसीईआरटी पढ़ सकते हो लाइन टू लाइन। आप ही का लेक्चर है क्या? क्या तनिष्का? मैम जो वीडियो शेयर करोगे इसमें आप ही पढ़ा रहे हो क्या? हाँ बेटा मैं ही पढ़ा रही, डोंट वरी। Okay. वन शॉट में पूरा एनसीईआरटी मैंने कराया हुआ है, एंड नहीं समझ में आएगा हम फिर से कर लेंगे। मैम आपने पढ़ाया तो आ जाएगा समझ। स्टिल होता है ना, डाउट्स रह जाते हैं। और बताओ, और कुछ डाउट है क्या? ये वाली टेबल जरूर फिल करके देखना, आप लोगों के सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे जब इस टेबल को फिल करोगे। सेल टाइप इन विच केल्विन साइकिल टेक प्लेस, वो सेल्स जिनके अंदर केल्विन साइकिल होती है, C3 प्लांट में या C4 प्लांट में, मीजोफिल में होती है, बंडल शीट में होती है, दोनों में होती है। सेल टाइप जिसमें सबसे पहले कार्बोक्सिलेशन होता है, C3 में या C4 में। पूरा प्रोसेस चैप्टर अच्छे से पढ़ने के बाद, C3 C4 अच्छे से पढ़ने के बाद तब उस टेबल को फिल करना। ऑलमोस्ट डाउट्स आप लोगों के क्लियर हो जाने वाले हैं। एंड ये वाला जो डायग्राम मैंने बताया ना, इस वाले डायग्राम को बहुत अच्छे से कर लेना बच्चों, बहुत अच्छे से। 2 क्वेश्चन मिलेंगे इस डायग्राम से आप लोगों को, बिकॉज फोटो रेस्पिरेशन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ही। बाकी तो ऑलमोस्ट वही। PS1 जो होता है आपका, वो कितनी लाइट को एब्जॉर्ब करता है, एंड PS2 कितने को करता है?
PS1 700 नैनोमीटर ना, Yes, ma'am. PS2 680 680 नैनोमीटर। आपका जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है उसमें कौन इन्वॉल्व होता है? सिर्फ PS1 है ना, और नॉन साइक्लिक में PS1 एंड PS2 दोनों इन्वॉल्व होता है। साइक्लिक में सिर्फ और सिर्फ एटीपी का फॉर्मेशन होता है, और PS1 और PS2 में एटीपी, ऑक्सीजन और NADPH का फॉर्म होता है। अब एक चीज ध्यान रखना, मैंने आप लोगों को रेस्पिरेशन प्लांट चैप्टर भी पढ़ा दिया, फोटोसिंथेसिस वाला। फोटोसिंथेसिस में हम NADPH लिखते हैं और रेस्पिरेशन प्लांट में NADH लिखते हैं। P फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में ऐड करता है, वहां पे नहीं ऐड करते, वहां पे सिर्फ NADH लिखता है। मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोगों को इसी वाले पार्ट से मिलेंगे। और जो मैंने आप लोगों को पिगमेंट्स भी बताए हुए थे ना, कुछ ज़ेंथोफिल, कैरोटीनॉइड, उनके कलर याद कर लेना, बिकॉज आप लोगों का रिवीजन क्लास मेरे साथ नहीं होगा ना सैटरडे, उनके साथ होता है ना, आई गेस नेहा मैम के साथ। नेहा मैम आप लोगों को क्वेश्चंस करा ही देनी, आप तो कर लेना। PS1 PS2 तो कर लेना। PS1 का प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होता है? PS1 का आयरन सल्फर प्रोटीन, भूल गए? FES। और PS2 का थियोफाइटन। बहुत जल्दी भूलते हो ये सुहानी। मैम जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है उसमें एंटीना क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो फोटो दिखा। देखो एंटीनास पे आ जाओ। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स LHC, वही हमारा जो रिएक्शन सेंटर होता है ना, उसको बोलते हैं हम आपका पूरा। पढ़ो इस पॉइंट को। सबसे पहले सिंपली हमारे पास क्या होता है ना, सेंटर में क्लोरोफिल A होता है, उसके साइड साइड में एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं। एसेसरी पिगमेंट्स क्या करते हैं, जो सेंट्रल पिगमेंट होता है उसको फोटो ऑक्सीडेशन से बचाता है, यस मैम। और डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करके रिएक्शन सेंटर को प्रोवाइड कराता है। करता नहीं करता? तो यही सारे पिगमेंट्स, द पिगमेंट्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन टू डिस्क्रीट फोटोकेमिकल विच इज नोन एज लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, एक PS1 और एक PS2। PS1 के अंदर सारे के सारे वो पिगमेंट्स हैं जो कितनी वेवलेंथ तक की लाइट लेंगे, 700 नैनोमीटर। PS2 में कितने वाले, 680 नैनोमीटर। इसी के पूरे एक कॉम्प्लेक्स को हम लाइट हार्वेस्ट करना। हार्वेस्टिंग का मतलब होता है ना, जैसे उसमें फार्मर्स के लिए होता है, उन्होंने अपनी क्रॉप उगा ली और उसके बाद उसको कट करना, हार्वेस्टिंग ही तो बोलते हैं ना, कट करना। यस मैम। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इन्होंने रिएक्शन सेंटर लगा दिया, साइड में एसेसरी पिगमेंट्स लगा दिया, वो अलग इधर उधर से इकट्ठे कर रहे हैं लाइट को, डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ्स की लाइट ले रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ्स की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो इधर उधर से सारी चीजें इकट्ठी कर रहा है ना ये। हार्वेस्टिंग का मतलब भी वही होता है, जो भी आपने हार्वेस्ट किया, एप्पल हार्वेस्ट किया, कुछ भी किया, उन सबको तोड़ना और इकट्ठा कर लेना, फिर उसको ले जाके मार्केट में उससे कुछ नया प्रोडक्शन, कुछ अर्निंग करना। तो ये भी ऐसी लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होता है, जो डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को हार्वेस्ट करते हैं। ठीक है, इनको इनके डिस्कवरी के बेसिस पे ऑर्डर दिया गया, मतलब नेम इन द सीक्वेंस ऑफ देयर डिस्कवरी, कि फर्स्ट PS जो सबसे पहले 700 नैनोमीटर वाला डिस्कवर किया गया, उसको इसको PS1 बोल दिया, दूसरे वाले को PS2 बोल दिया। अब LHC के अंदर क्या होता है, बहुत सारे पिगमेंट्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की जो लाइट एब्जॉर्ब करता है, मेड अप ऑफ हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल बाउंड टू द प्रोटीन। सेंट्रल क्लोरोफिल होता है, उससे बाउंड होता है। Each photosystem has all the pigment, हर किसी के पास सारे पिगमेंट्स होते हैं except one molecule of chlorophyll A, forming a light harvesting system also called एंटीना। यही लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जो होता है ना, हर एक फोटो सिस्टम के पास सारे पिगमेंट्स होंगे,
एक्सेप्ट क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल के अलावा। क्लोरोफिल ए किस किस के अंदर प्रेजेंट होता है? सिर्फ और सिर्फ PS1 और PS2 का रिएक्शन सेंटर होता है ना क्लोरोफिल ए। Yes. तो क्लोरोफिल ए एंड फॉर्मिंग अ लाइटर वेस्टिंग, इसको ऐसे समझ लो कि भाई जिसके अंदर क्लोरोफिल ए नहीं होता वो सारे लाइटर वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स आर नोन एज एंटीना। इनका काम क्या है? इनका काम है दीज पिगमेंट्स हेल्प्स टू मेक फोटोसिंथेसिस को ज्यादा इफिशिएंट बनाना है बाय एब्सॉर्बिंग डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट। क्लोरोफिल ए क्या काम करता है? यही एक रिएक्शन सेंटर की तरह वर्क करता है। रिएक्शन सेंटर अलग अलग होगा, PS1 में अलग, PS2 में अलग। ये सुहानी मैम लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में क्लोरोफिल नहीं होगा और जो PS1 और PS2 है उसमें क्लोरोफिल ए हो सकता है। PS1 और PS2 इनका रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए, क्योंकि ये जो 700 नैनोमीटर है ना, ये क्लोरोफिल ए ही एब्जॉर्ब कर रहा है। PS2 में क्लोरोफिल ही एब्जॉर्ब कर रहा है 680 नैनोमीटर, मतलब 680 से अबव। ये पता है 700 और 680 किस बेसिस पे दिया कि इससे अबव अगर आप जाओगे ना तो कोई लाइट एब्जॉर्प्शन नहीं। यही तक मैक्सिमम लाइट एब्जॉर्प्शन आपको देखने के लिए मिला इसी पॉइंट पे। वो आपका क्लोरोफिल ए ही दिखाता है। आपने अगर इससे पहले ये डायग्राम देखे होंगे, एक और डायग्राम इन्होंने दिया हुआ है ये वाला, this one। ये अगर आपने कंपेयर किया होगा, इससे आपको एक चीज पता चलेगा। देखो ये फर्स्ट वाला एब्जॉर्प्शन दिखाता है कि कौन सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करता है लाइट को। तो आप यहाँ पे अगर देखें क्लोरोफिल ए वाला जो है आपका, क्लोरोफिल ए रिप्रेजेंट दिस ब्लू लाइन। अगर ग्राफ में देख रहे हैं तो ग्राफ में देखिए हमें क्या पता चल रहा है, क्लोरोफिल भी सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन दिखा रहा है Yes, मैम। ग्राफ में। लेकिन हमने मेन जो रिएक्शन सेंटर कंसीडर किया वो फिर भी किसको किया? क्लोरोफिल ए को किया। क्योंकि अगर आप एक चीज चेक करेंगे तो क्लोरोफिल ए जो है उसने लाइट एब्जॉर्ब करना बहुत पहले से स्टार्ट कर दिया। अब इनकी जो वेवलेंथ है ना, ये देखो ये व्हाइट लाइंस दी हुई है ना, यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ से। मतलब इसने अराउंड 460 नैनोमीटर से या फिर इससे भी पहले से ही 440 से मान के चलो, यहाँ से लाइट एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया। ये देखो, लेकिन आपके क्लोरोफिल बी ने लाइट एब्जॉर्प्शन का पीक देखो कितना कम, यहाँ पे इसका पीक यहीं पे आ गया है, अराउंड 480 लिख लो इसका, फिर 460 480 अराउंड पे। फिर धीरे धीरे इसका कम हुआ, इसका पीक कहाँ पे आ रहा है? 400 600, मतलब अराउंड 500 के बीच में आ रहा है। लेकिन यहाँ पे तो बिल्कुल जीरो हो गया ना पॉइंट पे आके, और फिर इस पॉइंट पे आके भी कम है। मैक्सिमम यहाँ पे किसका है? क्लोरोफिल ए का है नहीं? तो अगर आप कंपेयर करोगे इन दोनों के, इसने हाई जरूर दिखाया है यहाँ पे, लेकिन बाकी रेंजेस के वे इसने यहाँ पे इतना ही कम कर दिया है। लेकिन क्लोरोफिल इज द मॉलिक्यूल जिसने लो पे भी दिखाया, लो वेवलेंथ पे भी दिखाया है एब्जॉर्प्शन, और हाई पे भी दिखाया। देखो सबसे एंड तक यही चल रहा है। बाकी येलो वाला तो यही फिनिश हो गया और ग्रीन वाला भी इससे पहले फिनिश हो गया, और इससे पहले भी दिखा रहा है तो बहुत कम एब्जॉर्प्शन दिखा रहा है। वाइड रेंज कौन दिखा रहा है? ये नहीं चेक करेंगे कि हाई किसका है, चेक ये करते हैं वाइड रेंज किसने दिखाया। क्लोरोफिल ए ने दिखाया ना वाइड रेंज। यस मैम। तो जिसके पास क्लोरोफिल ए है, दिस इज नोन एज PS1 एंड PS2। एंड क्लोरोफिल ए के अलावा क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड्स, उन सबको एंटीनास बोलते हैं। एंटीना जैसे हम लोगों के आज के टाइम में तो आपका छतरी होती है डिश टीवीज वगैरह की, पहले के टाइम में एंटीनास होते थे। मतलब उन्हें पता है एंटीनास, बिकॉज मैंने खुद भी ये देखे हैं, कुछ इस टाइप से उनकी शेप होती थी, ऐसे ऐसे इनमें छोटे छोटे से कुछ सिग्नलिंग्स लगे रहते थे, छत पे लगे रहते थे। तो एंटीना क्या करते थे? ट्रैक करते थे। और वो ना कभी कभी जब टीवी में सिग्नल नहीं आता इसको घुमाते थे। अपनी मम्मी पापा से पूछना, उनको पता होगा एंटीना क्या होता है। यस मैम। ये सेम वही एंटीना है कि भाई किधर से ज्यादा एब्जॉर्प्शन दिखा रहा है, ये किधर से सिग्नल ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है। या फिर इसको अगर नहीं पता है आप लोगों के घर में, जैसे टाटा स्काई वगैरह ये सब डिश टीवी है, उसको भी तो एक प्रॉपर शेप में, मतलब ऐसे घुमाता है ना, अगर आप कभी देखो ठीक करने वाले जो आते हैं वो एक डायरेक्शन में घुमाता है। एंड उनके पास एक मशीन होता है जिसमें वो चेक करता है सबसे हाई रेंज कहाँ पे दिख रही है, उसी डायरेक्शन में। ये नहीं कि जिधर मन करा उधर उसकी डायरेक्शन कर दी, फेस उसका उस साइड करता है जिधर से मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन आता है, मैक्सिमम सिग्नल्स आ रहे हो। जैसे मैम रेडियो में भी ऐसे ही होता है। हाँ, तो ये सेम एंटीना वही वाला कॉन्सेप्ट है कि किधर से सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन उसके पास होगा जिसके पास क्लोरोफिल ए होगा। जिसके पास क्लोरोफिल ए नहीं होगा उन सबको एंटीनास बोल देंगे।
ठीक है। जी सर। बाकी लोगों और बताओ डायरेक्ट। सृष्टि मैम आपने फ्रॉक पढ़ा दिया? हाँ बेटा, एक्स्ट्रा क्लास लिया था मैंने, आप ही लोगों से परमिशन ले लेके तब फिनिश कराया फ्रॉक। और तो में भी इम्पोर्टेंट चीज बता दी आप लोगों को मैंने। मैं आप लोगों को ना इसका एक डीपीपी शेयर करूंगी फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर का। आप इस डीपीपी को सॉल्व करना एंड सॉल्व करके फिर अपने डाउट पूछना, आप लोगों को पूरा चैप्टर सॉर्टेड हो जाएगा। मैं चेक कर लूँ, मेरे पास इसका बहुत अच्छा डीपीपी था, मतलब है। है मेरे पास इसका डीपीपी। एंड इसके अंदर ना आपको मैं बताती हूँ, देखो कितने क्वेश्चन मिलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ लो, नोट्स पढ़ लो पहले, फिर एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ो एटलीस्ट 2-3 बार संडे टेस्ट के लिए, और फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करना। नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सॉर्टेड आप लोगों का चैप्टर हो जाएगा ये वाला चैप्टर एंड रेस्पिरेशन इन प्लांट वाला चैप्टर। पूरी प्लांट फिजियो में से ये 2 चैप्टर सबसे ज्यादा टिपिकल लगता है बच्चों को, लेकिन समझने वाली चीज है इसमें। मिनरल न्यूट्रिशन है, याद करने वाली चीज है। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, याद करने वाली चीज है। भूल सकते हैं हम वहां पे, क्रैमिंग करना पड़ेगा। एंड समझने की कंपैरिजन में जब हम क्रैमिंग करते हैं तब भूलते हैं ना चीजें। मेरे साथ तो यही होता है। हाँ, इसमें से पूरे 100 क्वेश्चन इसी में से है ना, गेस नहीं, मिक्सअप क्वेश्चन है। मैं आपको एक डीबीपी शेयर कर रही हूँ। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इसी चैप्टर के मिलेंगे। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन हो सकता है रेस्पिरेशन इन प्लांट या फिर सेल साइकिल सेल डिवीजन वाले मिलेंगे। हम पढ़े हुए तो है ना वो भी चैप्टर, कर ही सकते हो उनको भी। सारे क्वेश्चन आप कर लोगे, एनिमल किंगडम के भी मिलेंगे। बेस्ट है ये वाला डीपीपी आप लोगों के लिए। ओके। और पता है ना, ऐसे किया करना इनको, जब भी मैं कोई आप लोगों को डीपीपी देती हूँ ना करने के लिए, मतलब मैं खुद भी सेम चीज फॉलो करती हूँ। कोई भी मैं पेपर सॉल्व कर रही हूँ तो मैं पूरा पेपर सॉल्व कर लेती हूँ, उसके पास आंसर की लिख लेती हूँ अपने पास कि मैंने जब पेपर सॉल्व किया 1 का ए 2 का बी ऐसे करके लिखती हूँ। फिर बाद में आंसर की से मैच करती हूँ और खुद को मार्क्स देती हूँ, खुद की मार्किंग करती हूँ कि मेरा आउट ऑफ 50 मार्क्स है, 50 मार्क्स है। फिर मैं ट्राई करूंगी कि मैं और अच्छे से रिवीजन करूं। फिर नेक्स्ट टाइम मैं कोई पेपर अटेम्प्ट करूंगी तो मैं फिर से सेम चीज करूंगी एंड फिर उसको देखूंगी। पूरा वीक हो जाता है ना, जब पूरे वीक में 5-6 पेपर्स हो जाता है, चेक करेंगे कि इम्प्रूवमेंट है या नहीं है। और जब इम्प्रूवमेंट लगता है ना, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस फील होता है आपको, खुद में अच्छा सा लगता है कि हाँ हम इम्प्रूव कर रहे हैं। आप लोग भी सेम चीज किया करो, मैं एग्जैक्टली ऐसे ही करती हूँ। ठीक है, और कोई डाउट है किसी का? मैम ज़ेरोफाइट क्या होता है? कौन सा बेटा? ज़ेरोफाइट प्लांट। डेजर्ट प्लांट्स, जैसे स्कियोफाइट्स होता है, जैसे मिंट प्लांट होता है ना, वो मनी प्लांट, उसको स्कियोफाइट बोलते हैं। वो प्लांट जो आपका उसमें शेडी रीजन्स में पाया जाता है। हाइड्रोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स क्या होता है? हाइड्रो वाटर एक्वेटिक प्लांट्स, एंड जीरोफाइट्स डेजर्ट प्लांट्स, स्कियोफाइट्स शेडी रीजन में पाए जाने वाले प्लांट्स। और किसी का कोई डाउट नहीं है क्या? सिर्फ सुहानी पढ़ रही है क्लासेस में और कोई नहीं पढ़ रहा है क्या? तनिष्का, नबानिता, बोलो भाई। चेतना, पिंकी, यशिका, वर्षा, पीयूष, और भाई वो बच्चे आते थे काफी। आयुष आता था। लक्ष्य है क्या यहाँ पे? लक्ष्य तो है। और भी काफी बच्चे आते थे, समीक्षा। और वो लोग कहाँ गए सब? गायब हो गए सबके सब क्लासेस से। अच्छा, आप लोगों के पास कॉल आया था क्या अवंती की टीम से? क्लासेस ले रहे हो? किसके लिए? क्लासेस के लिए, कि क्लासेस ले रहे हो या नहीं ले रहे हो आप लोग? नो मैम। नहीं आया? बट मैंने उनको बोला था बच्चों के पास एक मैम बार आया था। क्या पूछा था उन्होंने? मैम बस उनने क्लास के रिगार्डिंग पूछा था कि क्लास ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, और उनने ये भी पूछा था कि आपका एक
मेंटरशिप प्रोग्राम होगा किसी एक टीचर के साथ, कॉल आएगा आपको, ऐसे बोला। मैम हमारे स्कूल में था, सना मैम आई थी। वो सना मैम ने क्या किया, कुछ वो नए स्टूडेंट्स के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए आई थी क्या वो? हाँ वही एडमिशन नए